तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है। मतलब ये अब क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ शिफ्ट करने चले जा रहे हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हम थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बता देते हैं। अगर आप कभी गूगल ये सब में क्वांटम मैकेनिक्स का सर्च करेंगे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कोट्स, कोट्स को सर्च करेंगे अगर इमेजेस में जाकर के, तो वहां पे बहुत सारा जोक बना हुआ है। ठीक है, उसके बेसिस पर क्वांटम के थ्योरी पर, क्वांटम का जो मैकेनिक्स है उसके थ्योरी पर बहुत सारे जोक्स बने हुए, आप खोल के देख लेना गूगल में, इमेजेस में जाकर के ये कोट्स लिखना। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का कोट तो बहुत अच्छा अच्छा कोट्स आएगा, साइंटिस्ट का फोटो, आइंस्टीन का फोटो बना रहेगा वहां पे, और वहां पे लिखा हुआ है उस कोट्स में कि जिसे क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ गया ना, उससे उसने क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ा ही नहीं है। क्या बोले हम लाइन, कि जिसने क्वांटम मैकेनिक्स, जिसे समझ में आ गया, उसने क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ा ही नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं है तो अभी खोल कर देख लो। और और लिखा हुआ है, और जिसे क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ रहा है, यही बात हो है, समझ में आ रहा है इसका मतलब उसने कुछ तो पढ़ा पढ़ा नहीं है। और अगर तुम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो 100% समझ में आ जाए, ये हो नहीं सकता। क्वांटम मैकेनिक्स अगर पढ़ोगे तो 100% समझ में आ जाए, ये हो नहीं सकता। क्या कहना चाहते हैं हम, समझ गए आप? ठीक है, ये मेरा नहीं कहना है। अब आप कहेंगे सर उस हिसाब से फिर तो आईआईटी में जो क्वेश्चन आएगा वो मेरा बनेगा नहीं। नहीं, हम जितना बात बोलेंगे ना, उसका आपको 99% चीजें ही समझ में आएगी। तो आप कहेंगे सर बाकी 1% से क्वेश्चन आ गया तब क्या करेंगे? मेरे भाई, जो हम 99% तुम्हें बताएंगे ना, जो तुम्हें समझ आएगी ना, उसका 10% से ही क्वेश्चन आएगा। यानी हम पहले से ही तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, हम पहले ही से तुमको बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? ताकि जो एग्जाम में आने वाली चीज है वो समझ आ जाए, वो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बुझाया क्या बोले? तो अब हम लोग समझते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसीलिए आज के लेक्चर में हम जब बोलेंगे कि यहां पर तुम्हें हम पूछेंगे ही नहीं तुमसे कोई डाउट आया क्या, तुम्हें जितना समझ में आ गया ना, मतलब उतना ही तुम्हारे काम का है, बस इतना ही समझ लेना। मत पूछना मेरे से भी डाउट, हो सकता है जो तुम डाउट पूछेंगे उसका जवाब मेरे पास में भी नहीं होगा। ये मतलब ऐसा टॉपिक ही है। तो इसीलिए हम तुमसे पूछेंगे भी नहीं कि बाबू यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है क्या, हम चुपचाप रहेंगे। तुम्हें भी चुपचाप रहना है, जितना तुम्हें समझ में आ गया होगा इसका मतलब समझ जाना कि उतना ही मेरे काम का है। ठीक है? हाँ, आज तक किसी को नहीं समझ में आया है? आज तक तुम लाइट को देखे हो पार्टिकल नेचर? नहीं देखे हो। सिर्फ इतना बार बोल दिया गया है कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है। हाँ, गौरव बोल रहा कि मस्त चैप्टर है। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, अब तुम लाइट को हम लोग क्या बोल देते कि लाइट में पार्टिकल्स होते हैं, उसमें फोटॉन्स, कभी देखे हैं हम लोग? नहीं देखे हैं। अब तुम कहोगे लेकिन हम लोग इतना बार तुम्हें बोल दिए ना कि लाइट डुअल नेचर शो करता है, इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है। हम क्या बोल दिए तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल नेचर तो शो करता है, ये तो पता चल जाता है, लेकिन हम तुम्हें बाद में आगे चल के बोले कि नहीं, डेविसन और जर्मन ने इसको प्रूफ किया कि ये वेव नेचर भी शो करता है। लेकिन क्या तुमको दिखा कभी वेव? तुम्हें दिखा, लेकिन मेरे साथ साथ तुम भी बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है। बोलने लगे कि नहीं बोलने लगे? तो इसका मतलब ये है कि हम इतना बार तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें भी लगने लगेगा कि यही सही है, यही सच है। हमें भी नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। इसी तरीके से ये क्वांटम मैकेनिक्स उससे भी ऊपर लेवल का चीज है। ठीक है, उससे भी ऊपर लेवल का चीज है। हम इतना बार तुम्हें बोलेंगे ना कि तुम्हें भी लगने लगेगा हाँ सर आप ही सही बोलते हैं, और तुम भी कुछ दिन के बाद मेरे जैसा बोलने लगोगे, हाँ सर यही तो होता है, अच्छा सर ऐसा ही ना होगा। तो ये वाला एक टाइम के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। अब तक सच लगता था ना कि बोर्स का जो थ्योरी है ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, अब तक सच लगता था। दृश्यान है कि नहीं है, दृश्यान प्रेजेंट। तो अब क्या चीज हुआ कि फिर बाद में अब और सारा सच्चाई पता चलेगा। तो ये धीरे धीरे पता चलता है, धीरे धीरे पता चलता है कि क्या चल रहा है।
ठीक है, धीरे धीरे पता चलता है। दिरीशान आजकल मीम्स बना रहा है, ठीक है, शायद आप लोग को भेजा कि नहीं भेजा हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब वही चीज को समझना है, इससे ऐसा कर लेना है कि हम इतना बार बोलेंगे तुम्हें सुनने की आदत हो जाएगी और तुम्हें बोलने की आदत हो जाएगी, ठीक है। नहीं, मैथमेटिकली सबका प्रूफ है बाबू, मैथमेटिकली सबका प्रूफ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं है। हम लोग उस चीज को नहीं फील कर सकते, ये फील नहीं कर सकते, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, ये बहुत वास्ट है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे, जितना चीज समझ में आ जाएगा, जितना चीज समझ में आ जाएगा वो सारे आपका काम करेगा, जो नहीं समझ में आएगा वो समझ जाना कि तुम्हारे काम का नहीं है। आ, अब देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हाँ, आहान सही सोच रहा है। चलो, अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग को हाइजेनबर्ग एक क्लू दिए थे, हाइजेनबर्ग एक क्लू क्या दिए थे ना, कि जब बोर्स हम लोग को बताए थे कि तुम वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, सही सही। लेकिन जब हाइजेनबर्ग आए तो क्या बोल दिए कि तुम वेलोसिटी और रेडियस को, यानी कि पोजीशन को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते हो। ये कौन बोल दिए थे आकर के? हाइजेनबर्ग। वहीं पर से ये क्लू मिला कि सवाल है कि क्यों ऐसा हो सकता है, ऐसा क्या रीजन है कि हम वेलोसिटी और पोजीशन को साथ साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये एक श्रोडिंगर के मन में, श्रोडिंगर के माइंड में स्ट्राइक किया कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों नहीं फाइंड कर सकते हैं, ऐसा क्या चांसेस है कि जो एरर हो जाता है। तो उन्होंने एटम्स के बारे स्टडी करना शुरू किए, एटम्स के बारे स्टडी करना शुरू किए, वो भी कंफ्यूज्ड कि हाँ सच बात है। और जब एटम्स को लेके कंसीडर करते थे तो देखते क्या चीज थे कि अगर मान लो हाइड्रोजन एटम, एटम्स को देख रहे हैं और हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस निकालते हैं, रेडियस किसे कह रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जो न्यूक्लियस होगा, यानी न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस था वो निकाल रहे थे। वो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स लिए थे और सारे हाइड्रोजन एटम्स में ये रेडियस निकाल रहे थे। सिंस हाइड्रोजन एटम है तो सारे का रेडियस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। सारे का रेडियस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। लेकिन उन्हें क्या दिखाई देता है कि नहीं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग रेडियस आ रहा था। अब सोचो कितना बड़ा कंफ्यूजन, कितना बड़ा कंफ्यूजन कि अब रेडियस भी अलग। चलो, एक तो था कि 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर अब क्या आने लगा कि रेडियस भी वेरी करता है। ये तो अलग लेवल का गेम हो गया। तो उन्हें क्या लगा, उन्हें क्या लगने लगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, उन्हें ऐसा लगा कि इलेक्ट्रॉन कभी यहां रहता होगा, मतलब यहां से यहां तक रहता होगा, कभी इलेक्ट्रॉन यहां मिलता होगा, कभी इलेक्ट्रॉन इस रेडियस में यहां से यहां मिलता होगा, यानी ऐसा कुछ दिखने लगा। वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट में कभी R1 आ रहा है, कभी R1 आ रहा है, वही हाइड्रोजन एटम है, R2 आ रहा है, कभी R3 आ रहा है। सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है? यानी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस टाइप के उनको वैल्यूज ऑन बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन ऐसा ऐसा चीजें दिखाई दे रही है। सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो उन्हें क्या लगा कि कभी इलेक्ट्रॉन यहां पे रहता होगा और इलेक्ट्रॉन ये कुछ कहीं इतना रीजन में मिलता है, यानी बोल सकते हैं कि इसका वैल्यूज जो था रेडियस का, कुछ R1 से R3 के बीच में आता था। यानी जब भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो उसका जो रेडियस जो आ रहा था इलेक्ट्रॉन का, यानी हाइड्रोजन एटम का, वो R1 से R3 के बीच में आता था। सवाल है कि सेम आना चाहिए, हर टाइम में फिक्स्ड आना चाहिए, लेकिन ये वेरी कर रहा है और ठीक ठाक अमाउंट पे वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन R1 से R3 के बीच में कहीं भी मिल सकता है, यही ना? हमें क्या लगेगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ये R1 से R3 के बीच में यहां पर इतना रीजन में कहीं पर भी मिल सकता है।
इन्हें भी यही लगा और इन्होंने क्या बोल दिए कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाता है यहां पर आकर के। श्रोडिंगर का जैसे ही थ्योरी आता है ये ऑर्बिट्स वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। उन्होंने एक चीज रिप्लेस कर दी कि इस रीजन में R1 से R3 में इलेक्ट्रॉन्स मिल सकता है। R1 से R3 रीजन में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, इसे पूरा स्फेरिकल रीजन में मिलेगा। ये बात कही और इन्होंने इसका पूरा प्लॉट किया। मतलब इन्होंने कहा कि फिक्स नहीं है कि R1 में मिल जाएगा, फिक्स नहीं है कि R3 में मिल जाएगा, ये R1 से R3 में कहीं भी मिल सकता है। इन्होंने रिप्लेस कर दी प्रोबेबिलिटी क्या है कि R1 में मिल जाए, प्रोबेबिलिटी क्या है कि R3 में मिल जाए, प्रोबेबिलिटी क्या है कि R2 में मिल जाए। इन्होंने रिप्लेस कर दी कॉन्सेप्ट को पूरा और एक रीजन में बात करने लगे और उसके बेसिस पर इन्होंने पूरा कर्व प्लॉट कर दिया। और इनका जो कर्व है और जो इक्वेशन है वो सारा के सारा इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर पर है, सारा के सारा क्या है, वेव नेचर में है। जो डाइविशन और जर्मस साबित किए थे उसके बेसिस पर है। तो मेरे पास श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन का वैसे तो हम डेरिवेशन करा दिए बट आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो एकदम चुपचाप से बैठे रहना है। साइन का फंक्शन, शायद अभी आप लोगों को साइन का फंक्शन नहीं पढ़ाया गया होगा। जितना जानते होंगे साइन का ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, साइन का ग्राफ होता है इस तरीके से, ग्राफ होता है जस्ट लाइक वेव होता है। तुम कहोगे सर हम काहे मानेंगे ऐसा, तो मेरे भाई साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है, साइन 360 डिग्री का भी वैल्यू 0 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू। ये सब थोड़ा मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाएगा। आई होप आप लोग इतना जानते होंगे शायद ये सारी चीजें। तो ये कर्व बनाए हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का। हाँ तन्मय बोल रहा है जानते हैं सर, हाँ ये साइन एक्स का कर्व है, तुम चाहो तो कॉस एक्स का भी बना सकते हो। मेरे भाई y इज इक्वल टू साइन एक्स लिए हम क्या किए, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो अगर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, और फिर ये जो कॉस एक्स आया ना, यानी जो डिफ्रेंशिएट होकर के जो प्रोडक्ट आया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी डबल y को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब इस y इज इक्वल टू साइन एक्स को 2 बार डिफ्रेंशिएट, पहला बार कॉस एक्स, दूसरा बार करेंगे तो फिर से कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। और सिंस ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ साइन एक्स को हम y लिख सकते थे, तो माइनस ऑफ y आ गया, क्या आ गया, साइन एक्स का जगह पे माइनस ऑफ y। लेकिन ये अगर तुम बोलोगे कि सर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y आ गया, ये वेव है, ये तो नहीं पता चल रहा है। हाँ मेरे भाई कहां पता चल रहा है, इसमें कुछ ऐसा है टर्म जिसमें लैम्डा वैम्डा है जो वेव कहे, इसे नहीं है। तो इससे क्या सोचा गया इसका वेव इक्वेशन के लिए, तो सिंस अगर देखा जाए एक वेवलेंथ यहां से यहां तक होगा, 0 से लेकर के 2 पाई तक होगा ना एक वेवलेंथ, तो लैम्डा का कितना वैल्यू हो गया, 0 से 2 पाई, पाई रेडियन होता है, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाएगा। तो 0 से 2 पाई एक वेवलेंथ आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई। तो लैम्डा बोलो या 2 पाई बोलो सेम चीज है, वेवलेंथ। तो यहां पर अगर लैम्डा का स्क्वायर नीचे कर दे और ऊपर में 2 पाई का स्क्वायर कर दे, तो 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर लिख दिया, अपना मन से लिख दिए। और सिंस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर होगा, यानी दोनों इक्वल है, 4 पाई स्क्वायर। तो इसका जगह पे एक पुट कर दिया गया ताकि ये वेव की जैसा लैम्डा के टर्म में आ जाए, यानी कि ये वेव इक्वेशन है। किसी भी वेव को इसी फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी वेव को इसी इक्वेशन के माध्यम से, इसी इक्वेशन के बेसिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वेव इक्वेशन है। ठीक है, अब सुनना, तो ये तो y एक्सिस है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन सिंस अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो स्फेरिकल होगा, स्फेयर में घूमेगा, पूरा एटम के अंदर घूमेगा, तो वो तो 3 डायमेंशनल में घूमेगा। तो इस बार y सिर्फ और सिर्फ फंक्शन था x का, तो हम नया फंक्शन मान रहे, जैसे y था एक फंक्शन, इसी तरीके से साई मान लिया फंक्शन, जो x का भी फंक्शन होगा, y का भी फंक्शन होगा, z का भी फंक्शन होगा, यानी x पर भी डिपेंड करेगा, y पर भी डिपेंड करेगा, z पर भी डिपेंड करेगा। ये सिर्फ y x पर डिपेंड कर रहा था, नहीं, ये साई किस पर डिपेंड करेगा, x के वैल्यू पे भी, y के वैल्यू पे भी, z के वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा।
तो इस तरीके से जब लिखेंगे तो उसको बोलेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट होगा। आप लोग जानते होंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब कि अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y z कांस्टेंट हो जाएगा, उस तरीके से किया जाएगा। सब मैथमेटिक्स में आपको और फिजिक्स में बताया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 डायमेंशनल में लिख रहे हैं। तो जैसे d2y था तो आप साई के टर्म में लिखेंगे 3 डायमेंशनल में, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में। ये तीनों के टर्म में लिखना है आपको, लिख दिए। और सिंस ये किसके बराबर होगा, ये अगर y का फंक्शन था तो y से मल्टीप्लाइड था, ये किसका फंक्शन आ गया, साई का फंक्शन आ गया, तो ये साई से मल्टीप्लाई कर, ये वेव का ये इक्वेशन है, ये 1 डायमेंशनल इक्वेशन है, ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन है। ये मत पूछना कि कैसे हुआ सर, ये अब आपको बताया जाएगा फिजिक्स में और मैथ्स में बताया जाएगा कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा 2 साई बाई डेल्टा वाई स्क्वायर। तन्मय को पता है शायद, तन्मय लिखा यस सर पता है हमें, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये वेव नेचर का इक्वेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वेव नेचर हो गया। अब आया दूसरा में, अब वेव ऐसा नहीं खत्म हो गया। अब मेरे भाई उन्होंने श्रोडिंगर ने डेरिवेशन के टाइम में डुअल नेचर को कंसीडर किया। याद करो डुअल नेचर जब कंसीडर किए थे डी ब्रॉगली, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आया था, h/mv, h/mv आया था। सत्यम प्लीज अपना माइक को ऑफ रखें। यहां पर अब लैम्डा का जगह पे h/mv से रिप्लेस करेंगे, लैम्डा के जगह पे h/mv से रिप्लेस करेंगे पहले वाले इक्वेशन में, तो ये तो पूरा वैसा ही रह गया, ठीक है। इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर, लैम्डा के जगह पे h स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा तो m स्क्वायर v स्क्वायर, और बाहर में जो पहले से साई था वो अभी भी साई है, ठीक है। अब सुनना, ये हम किसको कंसीडर कर लिए, डुअल नेचर को। पहले कौन सा वेव नेचर कंसीडर हुआ, वेव नेचर। सेकंड में डुअल नेचर, एग्जाम में पूछ सकता है कि किस सीक्वेंस में कंसीडर किए थे ड्यूरिंग द डेरिवेशन श्रोडिंगर, तो याद रखिएगा। तीसरा नंबर में पार्टिकल नेचर माने, तो पार्टिकल है तो उसके पास में कुछ एनर्जी होगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी को के ई लिखे, टोटल एनर्जी को ई लिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को वी लिख दिया। तुम्हें मन है तो कोई और लेटर मान लेना, श्रोडिंगर ने वी मान के किया था तो वी लिखे हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इधर चला जाएगा तो ई माइनस वी हो जाएगा, सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी, मतलब कि टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये टू को इधर लेते गए मेरे भाई, टू को इधर लेते गए, तो टू को इधर लेते गए तो 2 टाइम्स ई माइनस वी हो गया, एम वी स्क्वायर, किसका वैल्यू आया ये, एम वी स्क्वायर का। ऊपर देखो एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, एक एम रहने देंगे, बचा क्या, एम वी स्क्वायर। इस एम वी स्क्वायर की जगह पे ये रख दिए, एम रहने दिए, और इस एम वी स्क्वायर की जगह पे 2 टाइम्स ई माइनस वी लिख दिए, और साई था सो साई रहने दिए। अब इसको राइट हैंड साइड में सारा को लेते आए, 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 8 बन गया, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। यही श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है। तुम्हें लग रहा होगा सर हलवा सा चीज है, डेरिवेशन तो बहुत आसान सा है। हाँ ये आसान है, लेकिन अभी बताएंगे अभी और चीज, फटाफट इसे नोट करो, छापो जल्दी से, कॉपी करो। मैथमेटिक्स है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स यूज हुआ है और कुछ नहीं। बस हेडिंग बनाओ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और ये बात को लिखो कि इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हुए प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस कर दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए रीजन। श्रोडिंगर ने ये काम किया था। ये सब डायग्राम नहीं बनाना, ये सिर्फ समझाने के लिए था। इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर माना गया और उसको एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक रीजन में मान लिया गया। अब उसके उसके बाद श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन फटाफट कॉपी करो, छापो जल्दी से, लेट नहीं करना है, कॉपी करने में एकदम टाइम नहीं कर लेना है। सर 1 मिनट ऊपर वाला दिखा दीजिए सर, बस 1 मिनट सर, बस एक चीज बच गया था सर। यस सर, हो गया सर। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जल्दी जल्दी, एकदम कॉपी करने में टाइम एकदम बिल्कुल नहीं लेना है। उसको चाहो तो लिख सकते हो 1 डायमेंशनल में, 1D है, ठीक है। 1 डायमेंशनल का वेव इक्वेशन है।
यहां तक लिख लिए होंगे आई होप। अगर नो लिख सर। लिए तो लिखो डन। ठीक है, कुछ लोग का हो गया कंप्लीट। ठीक है। पेज को पलट रहे हैं हम। आई होप यहां तक लिख लिए होंगे। सर लास्ट लाइन बाकी है सर। तुम ही तो लिखा था। अच्छा, उत्कर्ष उमंग लिखा है। दो उत्कर्ष है। अच्छा, जल्दी कॉपी करो। हो गया सर, हो गया। जल्दी से लिखो ये डेरिवेशन। हाँ, इसके ऊपर लिख देना नॉट इन आईआईटी जेई सिलेबस। ठीक है, डेरिवेशन इज नॉट इन आईआईटी जेई सिलेबस। हाँ, लेकिन ये पूछ सकता है आपसे कि श्रोडिंगर ने डेरिवेशन के दौरान पहले किसको, कौन सा नेचर को कंसीडर किया था। तो पहले वेव, फिर डुअल, फिर पार्टिकल। हो गया। नो सर, सर थोड़ा सा ऊपर लिखिए ना। और ऊपर। राइटिंग स्पीड थोड़ा सा फास्ट करो तुम लोग। यही है श्रोडिंगर का इक्वेशन। ठीक है, वेव इक्वेशन है ये। साई क्या है, कोई बता सकता है साई क्या है? साई क्या है, साई? सर वो एक्स वाई और जेड तीनों का फंक्शन है सर। ये सर वो 3D में फंक्शन है। हाँ, वेव का एक फंक्शन है। वेव का, इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिए थे वो, वेव का। ठीक है, कोई पूछेगा तो बता देना वो इलेक्ट्रॉन्स ही है। साई क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ही वेव माने थे वो। लिख लिया होगा सब कोई। सर साई इलेक्ट्रॉन है सर, या जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर, मतलब वेव में वो है सर मतलब। मतलब एक्चुअल में क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो घूम रहा है। मतलब पार्टिकल बोलो, वेव बोलो, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वेव्स है। ठीक है, यस। वही यस। है, उसी का फंक्शन लिखे। कहा कैसे कैसे मूव कर रहा है, वही फंक्शन हो गया। यस। तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। पीछे वाला कह रहा है सर आप मैथ्स आज पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं, सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, उसके दो रूट्स होते हैं। आप लोग निकालते होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मतलब कि 2 डिग्री इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे, है ना। इस तरीके से होते हैं। तो सुनना, अब क्या है,
अब क्या है, ये भी एक इक्वेशन बना है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, इसके भी कुछ रूट्स होंगे मेरे भाई, इसके भी कुछ रूट्स होते हैं। तुम कहोगे सर इसका भी रूट्स निकालिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते थे। मेरे भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारे बस का बात नहीं है इसके रूट्स को निकालना। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल मैथमेटिक्स चाहिए इसके लिए। तो आहान मजाक नहीं करना है, वो बोल रहा है पीछे वाला आज क्लास नहीं करेगा। ठीक है, रूट्स जो है इसके साई 1 साई 2 साई 3 इस तरीके से कुछ रूट्स होंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं करने के बाद मिलते हैं, उसी तरीके से इस इक्वेशन के भी रूट्स होंगे। सवाल है कि तुम कहोगे सर साई 1 है, एक साई 2 एक साई 3 है। हाँ, तो ये कोई भी एटम के लिए है, तो एक एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, तो वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सारे रूट्स जो मिलेंगे साई 1 साई 2 साई 3 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तुम कहोगे सर बोर्स तो बोले थे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा एटम के अंदर। नहीं मेरे भाई, वो तो गलत था थ्योरी ना, तो कम उसका लिमिटेशन था, वो कमी निकल गया। इन्होंने पूरा चीज को कंसिडर किया है, इनका पूरा सही है थ्योरी। और मेरे भाई सच चीज तो सही बात है, यही तो बोला जाता है, जो चीज गलत होती है उससे समझ आ जाता है, और जो चीज सही होती है उसे समझ नहीं आता है। मेरे भाई तो जो गलत है उसका हमारे पास में फॉर्मूला है, जो गलत है बोर्स का जितना भी वेलोसिटी था रेडियस था उसका फॉर्मूला है गलत वाले का, और जो सही है वो समझ ही में नहीं आता है। तो मेरे भाई जब समझ ही में नहीं आता है तो फॉर्मूला बनाना ही दूर का बात हो गया। ठीक है, तो जो सही है रियल को तो एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेंगे, और गलत को तो फॉर्मूला रहता है। समझ आया? तो गलत चीजों का फॉर्मूला रहता है और सही चीजों का कोई चीज नहीं रहता है। तो मेरे भाई ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बोला जाता है साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब ये साई के बारे में हम लोग कोई पूछेगा आपसे कि इसका फिजिकली बताओ, तो मेरे भाई तो फिजिकली इसको हम लोग नहीं बना सकते। ये वेव है, कैसा वेव होगा इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलते, फिजिकली इसे हम नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोलेगा साई स्क्वायर क्या है, तो साई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और जैसे तुम कहोगे सर कैसे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन गया, फॉर एग्जांपल तुम्हें समझाते हैं। अगर अगर तुम लोग कर्व पढ़ते होंगे y इज इक्वल टू एक्स का, आप लोग का फंक्शन चैप्टर पढ़ाई हुआ है कि नहीं हुआ हमें नहीं पता। जैसे y इज इक्वल टू एक्स का जो कर्व होता है ना मेरे भाई, ऐसा होता है, सिखाए भी थे आपको। लेकिन अगर तुम y इज इक्वल टू एक्स का बनाइए, अगर इसका मॉड ले लोगे, मॉड एक्स, तो मेरे भाई मॉड एक्स का कर्व ऐसा होता है। शायद तुम्हें पता होगा, जिसे पता होगा उसे समझ में आ रहा होगा। यानी इसका मिरर कर दिया गया एक्स एक्सिस के अबाउट। देखो मिरर कर देंगे तो ये नीचे वाला इमेज ऊपर चलेगा, यानी सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, या फिर और कर्व देखो, और तुम्हें दिखलाते हैं। ये सब लिखना मत, जो रफ कर रहे हैं वो सारा लिखना नहीं है तुम्हें, ये भी नहीं लिखना, ऊपर वाला भी। अब देखो एक चीज और यहाँ पे रफ कर रहे हैं, सुनना। जैसे y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा होगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसा कर्व होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि y इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर का कर्व बनाओ, ठीक है, तो मेरे भाई प्लस एक्स स्क्वायर का कर्व जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स का कर्व ये था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा है, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स का कर्व में कुछ निगेटिव वैल्यूज में निगेटिव y भी मिल रहे थे, y का वैल्यू निगेटिव भी आ रहा था। लेकिन एक्स स्क्वायर जब उसका स्क्वायरिंग कर दिए तो हर x के लिए पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसमें हर x के लिए पॉजिटिव नहीं था, कुछ x के लिए y निगेटिव भी था। तो सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये वेव होगा अपने फॉर्म में। तो ये साई का वैल्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि वेव होते हैं तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज होंगे उसके। लेकिन जब साई स्क्वायर करेंगे तो नीचे वाले रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वैल्यूज का भी मैग्नीट्यूड घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कहीं पे घट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पलट करके ऊपर चला जाएगा। यानी साई स्क्वायर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक रीजन में अगर साई है मतलब इलेक्ट्रॉन है, साई है मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी मिलने का बात करेगा।
कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह पे वहां पर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। साई तो एक फंक्शन है ना, ये तो फंक्शन बनाया गया है, ये साई हमें बताएगा इस रीजन पे मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये साई स्क्वायर क्या बताता है, एक रीजन में एक पर यूनिट वॉल्यूम पे बात करता है साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर क्या बताता है हमें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जैसे चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, उसी तरीके से साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम। लिखो फटाफट, छापो जल्दी से, यहां से यहां जल्दी से कॉपी करो। अब इस पर बात करेंगे, अब सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ आएगा। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग बोलते हैं कि नहीं है। साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हो गया, डन। साई स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब सुनना मेरी बातों को, अब सुनना मेरी बातों को। ये एक एटम लिए है, ठीक है, ये मत कह देना कि सर शेल बनाए हैं, ये शेल वेल नहीं है, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, साई एक फंक्शन बनाया है प्रांशु, ये फंक्शन हमें बता रहा है कि ये सारे मतलब कि साई का जो वैल्यूज आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन बताएगा, ठीक है। साई 1, साई 2, साई 3 ये वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे वैल्यूज निकाले जाएंगे, लेकिन वो सारे साई क्या निकाले जा रहे हैं, थ्योरेटिकली वैल्यूज निकाले जा रहे हैं। वहां पर इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो तुम अगर कंफर्म बोल दोगे कि साई का एक वैल्यू आया, ये इलेक्ट्रॉन होगा यहां पर, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। सारा चीज प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस हो गया है, मिलने का चांसेस है। तो तुम अगर कंफर्म बोल दोगे तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन तो होगा, लेकिन साई के जगह पे वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी। एक फंक्शन है वेव का, ये कहीं पर भी होगा। वेव ऐसा नहीं है कि रुका रहता है, वो चलते रहता है। तो अब एक हम न्यूक्लियस है और उसके एटम के अराउंड जो स्पेस है, वहां पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा न्यूक्लियस से थोड़े कुछ डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पर एक हम छोटा सा क्यूब इमेजिन किए। हम क्यूब इमेजिन किए और हम चाहते हैं कि उस क्यूब के अंदर पे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। हम क्या चाहते हैं, उस क्यूब, एक छोटा सा क्यूब इमेजिन किए। तुम चाहो तो क्यूब इमेजिन करो, तुम चाहो तो कोई और भी चीज इमेजिन कर सकते हो। हम एक क्यूब इमेजिन किया और हम चाहते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन मिल जाए। छोटा सा क्यूब है, बहुत छोटा सा है, जिसका लेंथ, सब लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बहुत छोटा, उसको बड़ा करके बनाए हैं। यहां पर इसको बड़ा करके बोल सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो dx बहुत छोटा सा उसका लेंथ है, बहुत छोटा सा dy उसका ब्रेड्थ है, और बहुत छोटा सा उसका हाइट है। क्यूब बोलो, क्यूबॉइड बोलो, जो बोलने का मन है। तो उसका वॉल्यूम जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गया, छोटा सा वॉल्यूम, क्योंकि छोटा सा क्यूब माने हैं और हम चाहते हैं इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इसके अंदर में मिलने का प्रोबेबिलिटी अभी बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई इसके अंदर पे इलेक्ट्रॉन, छोटा सा क्यूब हम इमेजिन किए और हम चाह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्मॉल क्यूब या क्यूबॉइड, इसके अंदर पे इलेक्ट्रॉन मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस पर बात करेंगे। तो मेरे भाई प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम को साई स्क्वायर बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। डीवी छोटा सा क्यूब का है, हमको पूरा का निकालना पड़ेगा तो इंटीग्रेट करेंगे। डिफरेंशिएट का मतलब होता है छोटा करना, इंटीग्रेट का मतलब होता है बड़ा करना। तो एक्स एक्सिस को भी बड़ा करेंगे मेरे भाई, पूरा एक्स एक्सिस को बड़ा करेंगे लेफ्ट राइट में, वाई एक्सिस को भी ऊपर नीचे बढ़ाएंगे। यानी आप क्यूब को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, माइंड में बढ़ा रहे हैं, ऑन पेपर बढ़ा रहे हैं। यानी x को अब सोच रहे हैं क्यूब का साइज कितना हो गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। y का कितना हो गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और z का कहां से कहां हो गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और साई स्क्वायर और dv का जगह पे ये इस तरीके से एक बार x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, एक बार y के रिस्पेक्ट में होगा, एक बार z के रिस्पेक्ट में होगा। फिर से कहोगे सर हमें इंटीग्रेशन सिखा दो ऐसा। मेरे भाई तुम 12th तक में कितना भी मैथमेटिक्स पढ़ लो, ये ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं सीखोगे, हम पहले बता देते हैं।
अब मेरे भाई तुमने क्या किया ना कि एक छोटा सा क्यूब इमेजिन किया था, लेकिन तुम उसको पूरा इंटीग्रेट कर दिए। तो मेरे भाई ऐसा सोचो कि तुम पूरा आटम को ही कवर ना कर लिए, आटम को पूरा कवर आउट कर लिए ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी क्यूब को तुम क्या कर दिए, पूरा बढ़ा दिए। कहां से? पूरा एटम के अंदर में, उसका जहां से जहां तक रीजन होता होगा। तो मेरे भाई एटम में अगर तुम आयोनाइज भी करा दोगे, अगर तुम इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज भी करा दोगे तो कहां जाएगा? इन्फिनिटी में ही जाके रहेगा ना, इन्फिनिटी में ही जाके रहेगा। मतलब कि अब जब तुम एटम का पूरा वॉल्यूम को कंसीडर कर लिए, तो उसके अंदर पे इलेक्ट्रॉन मिलने की गारंटी कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि तुमने माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कर लिया है। इसका मतलब आयोनाइज भी होगा तब भी आयोनाइज करके इंफिनिटी में पहुंचा होगा, और सिंस तब तो इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा। मतलब इस क्यूब को तुम बढ़ा दिए पूरा एटम के अंदर पे, तो मेरे भाई वहां पर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1 होता है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या उतना बड़ा हम क्यूब को इमेजिन कर सकते हैं? तो नहीं, हम लोग छोटे छोटे क्यूब्स के बारे में सोचते हैं, और छोटे छोटे क्यूब्स को हम लोग नाम देते हैं ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स वो जगह होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, बट नॉट इक्वल्स टू 1। यानी नोट का फर्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं। द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज होगा, ये इज है, इज मैक्सिमम बट नॉट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। यानी एक छोटा सा क्यूब इमेजिन किए जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 नहीं, यहां पे तो 1 आ गया क्योंकि बड़ा क्यूब इमेजिन कर लिए थे, छोटा क्यूब करना है। लेकिन वहां पर ऐसा जगह पे करना है, वैसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, उस रीजन को, यानी कि उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। मिलेगा या नहीं मिलेगा यह गारंटी नहीं है, मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये मत कह देना कि ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी 1 होता, नहीं, ऑर्बिटल में मैक्सिमम होता है, लेस देन 1 होगा। ठीक है। तुम कहोगे सर ऐसा भी तो कोई रीजन होता होगा एटम में जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती होगी। हाँ, उस रीजन को क्या बोलते हैं? नोड कहते हैं। उस रीजन को क्या कहते हैं? नोड। मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा, वहां पे साई का वैल्यू कितना आ जाएगा? साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। और जब स्क्वायर किसी चीज का 0 है तो गारंटेड है कि साई भी 0 होगा। तो ये बात है। अब तुम जल्दी से इसको नोट करो, तब तक एक स्लाइड हम डाउन ये कर लेते हैं, अपलोड करते हैं, स्लाइड एक अपलोड करेंगे, तुमको एक फोटो दिखलाएंगे, तब थोड़ा सा तुम्हें फीलिंग आएगा। इसे फटाफट कॉपी करो, तब तक हम एक स्लाइड अपलोड कर देते हैं। तुम लोग को दिख रहा है वीडियो? वीडियो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस या नो? मुंह से बोलो, हम देख नहीं पा रहे क्योंकि। यस सर। यस सर। हाँ, हाँ, तुम लोग देखते रहो, लिखते रहो, तब तक हम अपलोड कर लेते हैं फोटो कुछ, ताकि तुम्हें दिखला पाए कि कैसा रहता है। सर एक बार सर, सर प्रोबेबिलिटी जहाँ पे लिखे हैं सर, वहां से सर बस 1 तक रिपीट कर दीजिएगा सर, बस यहाँ से यहाँ तक बस सर। ये क्यूब माने हैं, क्यूब को हम सोच रहे हैं बड़ा करने। तो एक छोटा सा क्यूब पहले इमेजिन किए, तो उसका लेंथ है dx, मतलब बहुत छोटा लेंथ है, dy बहुत छोटा ब्रेथ है, बहुत छोटा हाइट है, तो उसका छोटे से क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ले लिए। अब उस पूरा को एटम के अंदर में कंसीडर करेंगे, तो इसको माइनस इंफिनिटी, यानी कि इस dx को माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी बहुत बड़ा क्यूब मान ले रहे हैं अब। तो उस बड़े क्यूब के अंदर पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कि वो एक ऐसा, मतलब कि क्यूब मान लिए जिसके अंदर पे इलेक्ट्रॉन मतलब मिलना ही मिलना, मतलब एटम उसके अंदर पे आ गया है। वही चीज है, फटाफट इसे लिखो। सर जहां पे समझ गया इलेक्ट्रॉन सर। मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी उसे ऑर्बिटल का नाम दिया जाता है, और जहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसे नोड कहा जाता है, उसे नोड कहा जाता है। याद रखना इसको, कोई पूछेगा आपसे कि नोड किसे कहते हैं, और आपसे,
और ऑर्बिटल किसे कहते हैं? तो ऑर्बिटल में 1 नहीं होता है प्रोबेबिलिटी, ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होता है। हो गया? अब तुम्हें हम कुछ फोटो दिखलाने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या करो, तुम लोग इसको देखना, वो जो स्क्रीन देखने वाला आता है, देखना हम स्क्रीन ऑन कर रहे हैं अपना। तुम लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या एक फोटो? एक यस फोटो सर, हम दिख दिखला रहा रहे है हैं। सर। हाँ हाँ, दिख रहा है सबको। हाँ, इस फोटो को देखो। अभी अभी 1s 2s क्या है थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। कोई पढ़ा होगा तो जानता होगा कि 1s होता है, 2s होता है। तो देखो ये बीच में कुछ न्यूक्लियस होगा, एटम का ये शेप है, ठीक है, ये ऑर्बिटल का एक शेप है। तो इस ऑर्बिटल में यहाँ पे उसके बीच में एक न्यूक्लियस होगा, और उसके आसपास का रीजन में यहाँ पे जो बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी वाला ब्लैक डॉटेड दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन मिलने का। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन मिलने का। अब तुम जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर जाओगे, धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ये प्रोबेबिलिटी बताया गया। इसी को बोर्स क्या बोल दिए थे ना, यहाँ पे जो मैक्सिमम होता था ना प्रोबेबिलिटी मिलने का, तो यहाँ पर एक वो सर्कल बना देते थे, स्फेरिकल बना लेते थे एक पतला सा, और बोल देते थे ये ऑर्बिट होता है, मतलब यहाँ पे ज्यादा ज्यादा टाइम में मिलता था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलने का ज्यादा है। तो यहाँ पे इसी के अराउंड में क्या बना देते थे, वो एक सर्कल इमेजिन कर लेते थे, और बोल दिए थे कि यहीं पर इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये 2s ऑर्बिटल है, आगे चल के पता चलेगा 2s, फिर से दिखलाएंगे थोड़ी देर के बाद, आज नहीं तो अगले क्लास में। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर 2s में बहुत मिलने का प्रोबेबिलिटी है, फिर बीच में मिलने का प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब कम हो गया। और एक लाइन देखो ये वाला, ये एक लाइन बड़ा सा सर्कल बीच में दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ स्फेरिकल नोड। नोड वो स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और फिर नोड के आगे चलो तो फिर इलेक्ट्रॉन मिल सकती है। तो मेरे भाई जहां जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकती थे ना, उसको क्या बना दिए थे वो, इसको एक ऑर्बिट बोल देते थे, इस तरीके से इसको बोल देते थे एक ऑर्बिट ये हो गया। बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो उसे सोचते थे वो खाली स्पेस है, वहां पे कभी नहीं मिलेगा। हाँ, एक्चुअल में नोड में कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये इतना रीजन है जहां पे मिलेगा। लेकिन वो क्या करते थे, एक सर्कल इमेजिन करते थे इस तरीके से, और इसी तरीके से ये भी एक सर्कल इमेजिन करते थे, बोलते देखो ये 2 हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट है, इस तरीके से वो तीसरा ऑर्बिट, इस तरीके से इमेजिन किया जाता था। ठीक है, उसको क्लोज कर दो तुम लोग भी। तो कुछ नोड्स थे और कुछ ऑर्बिटल्स का आपको डायग्राम दिखलाए, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अब मिलने की प्रोबेबिलिटी बात हो रही है। वहां पे मिलेगा ऐसा 100% गारंटी नहीं है, लेकिन मिलने का प्रोबेबिलिटी जहां पे ज्यादा होता है उसे ऑर्बिटल कहते हैं, और जहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उससे नोड कहते हैं। ठीक है, इस पेज को हम पलट रहे हैं, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे यहां तक। ठीक है, अब इसे तुम एंगुलर कोऑर्डिनेट बोलो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोलो, या फिर तुम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट बोलो, सब एक ही चीज है। ठीक है, तो अब ये क्या है तो इसको समझते हैं। ये तो डायग्राम में तुम्हें अच्छे से फील नहीं आएगा, बहुत लोगों को पता होगा ये वाला, वैसे ये आसान चीज है। देखो एक एक्स एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। हम बीच में इस तरीके से जेड एक्सिस से थीटा एंगल पे एक कोई पॉइंट लिए हैं। लेट से ये पॉइंट पीछे वाला जो पेन का पॉइंट है वो ये वेक्टर है, वेक्टर समझो, वेक्टर पढ़ाई हो गया होगा तुम लोग का, आई हो। ठीक है, ये एक वेक्टर है जो कि जेड एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये एक्स और वाई एक्सिस के बीचों बीच में इसका एक कंपोनेंट, यानी एक एक्स एक्सिस में कंपोनेंट जाएगा और एक इसके एक्स और वाई के बीच में जाएगा, कुछ कुछ बीच में भी जा सकता है, हल्का टिल्टेड भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बीच में ही जाएगा। तो ऐसा वाला केस है, समझ गए? 3D में है, 3D में एक हम ऐसा रखे जो कि जेड एक्सिस से थीटा बना रहा है।
तो जैसा हम फिजिक्स में जानते हैं, जिसके साथ में एंगल बनता है उसके साथ में वो कॉस कंपोनेंट जाता है। तो अब ये एक पॉइंट हम इमेजिन किए क्यूब के इस पॉइंट पे, ठीक है। ये जेड एक्सिस से कितना बना रहा है, ये वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका जेड एक्सिस में कितना कंपोनेंट जाएगा, ये अगर आर डिस्टेंस पर है तो आर कॉस थीटा जाएगा, ठीक है, ये सबको पता होगा। और ये कुछ एक्स और वाई प्लेन में एक इसका गिरेगा, दो गिरता है ना, दो कंपोनेंट्स, एक साइन का कंपोनेंट होता है, कॉस का कंपोनेंट होता है। तो उसका इसमें जो कंपोनेंट आएगा एक्स वाई प्लेन में, वो कौन सा कंपोनेंट आएगा, आर साइन थीटा वाला आएगा। अब ये जो इसमें आया, ये जो एक्स वाई प्लेन में जो गिरा, कौन सा कंपोनेंट गिरा, आर साइन थीटा वाला, ये जो है एक्स एक्सिस के साथ में फाई एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब ये एक्स वाला कितना कंपोनेंट हो जाएगा उसको लिखते हैं। जेड वाला कितना आया, आर कॉस थीटा, तो ये आर साइन थीटा, इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में जाएगा, कौन सा कंपोनेंट जाएगा, कॉस वाला जाएगा। कौन सा एंगल रहेगा उसके साथ में, फाई एंगल रहेगा। तो एक्स का कंपोनेंट कितना आया, ये वेक्टर हो गया आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। वाई एक्सिस में कितना आ गया, साइन थीटा का साइन वाला कंपोनेंट हो जाएगा साइन फाई। आई होप ये सब बच्चा वाला चीज है, सबको जानता है। अब जो मेरा डेरिवेशन हुआ था ना मेरे भाई, उसमें तुम रख सकते हो जो श्रोडिंगर का इक्वेशन आया था, डेल्टा टू साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, वहां पे इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को जाकर डाल सकते हो। मेरे भाई हम लोग उतना नहीं करेंगे, हम लोग उतना मैथमेटिक्स नहीं जानना है, ये सारे चीजें यूजलेस है। इवन ये जो बोल रहे हैं ना, ये सारी बातें भी आपके लिए कोई काम का नहीं है। इसका जो नोट वाली बातें हैं, जो नोट नोट में लिखेंगे, जो पॉइंट्स आएंगे ना, बस वही आपके काम का है। तो सुनो, जब स्क्वायरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को स्क्वायरिंग करो, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये दोनों 1 हो गया। ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन निकल गया था, प्लस जेड स्क्वायर कर देंगे, तो वहां से आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब वो आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना के बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब थीटा एंगल निकालना है, तो जेड बाई आर इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, तो थीटा निकाल देंगे कॉस इनवर्स जेड बाई आर। कोई बोले सर हमको फाई भी निकालना है, तो वाई और एक्स को डिवाइड दे दो, वाई बाई एक्स tan फाई हो जाएगा, तो फाई कितना आ जाएगा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। यानी कौन कितना एंगल्स में है ये सारा भी पता चल गया, यानी आर रेडियस पता चल गया, एंगल्स पता चल गया। अब तुमको सर दो दो एंगल आया, हाँ दो दो एंगल है। अब तुम्हें लग रहा है सब क्या मैथमेटिक्स सर आप पढ़ा रहे हैं ये सब क्यों, मेरे भाई ये जो पॉइंट था ना, ये जो पॉइंट लिए थे ना, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन माने थे। ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन था, जेड एक्सिस के साथ में कितना एंगल पे है, वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल पे है, सबके साथ में था ये। यानी वही सारे उसी के एंगल्स निकले हैं, उसका एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं हम लोग, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। यानी कि अब हमें दिख रहा है, जो हम लोग पहले क्या बोलते थे कि शेल नंबर बता देंगे तो इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, शेल नंबर 1 में है, शेल नंबर 2 में है। लेकिन याद करो फिर सोमरफील्ड आए थे, सोमरफील्ड क्या बताए थे, शेल के अंदर में सब शेल्स होता है, यानी रेडियस, रेडियस ही तो होता था जो शेल नंबर बताता है। ये रेडियस में शेल नंबर 1 होगा, इतना रेडियस में शेल नंबर 2 होगा, याद करो। तो ये आर से क्या पता चला, शेल नंबर पता चला। और उसके अलावा दो चीजें आई, एक थीटा आया और एक तीसरा चीज आया फाई आया, दो एंगुलर चीजें आई, दो टाइप के एंगल्स आए हैं। ये एंगल्स क्या बताते हैं, तो याद करो, ये रेडियस और एंगल, एक रेडियस आर और थीटा मिल करके एक चीज बनाएगा। याद करो वो एलिप्स बता दिए थे, सोमरफील्ड क्या बता दिए थे, एलिप्स बता दिए थे, जो कि सरासर गलत था। यानी कि कुछ रेडियस होता है और एंगल के हिसाब से बनता है। तुम कहोगे सर कैसा एंगल, मेरे भाई तुरंत फोटो देखो, अभी तुम्हें दिखलाए थे ना, अब तुम्हें दूसरा फोटो दिखलाते हैं, अब तुम्हें हम दूसरा फोटो दिखलाते हैं। फोटो नंबर कौन सा दिखलाए, चलो देखते 4 वाला दिखलाना है क्या, चलो देखते हैं कि 4 वाला हमें दिखलाना है क्या। नहीं नहीं 4 नहीं दिखलाना है हमें, एक दूसरा दिखलाना है। तुम लोग भी खोल लेना स्लाइड को, स्लाइड को खोल लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा देख करके कैसे क्या हम बोल रहे हैं। हाँ देखो दिख रहा है क्या स्लाइड वाला,
स्लाइड वाला पेज दिख रहा है? यस या नो? मुंह से बोल दो जल्दी से। यस सर। यस सर। हाँ, अब तुम्हें दिखेगा कि देखो एक सर्कल बना है जो कुछ रेडियस के हिसाब से बना होगा, कुछ रेडियस के हिसाब से बना होगा, और देखो दो दो एंगल्स लिया गया है, एक थीटा एंगल लिया गया है और एक फाई लिया गया है। देखो, और अलग अलग टाइप के डायग्राम बना रहे हैं। देखो ये थोड़ा ज्यादा सर्कुलर बने हैं, ये ज्यादा सर्कुलर सर्कुलर बने हैं। ये देखो सर्कुलर से थोड़ा एलिप्टिकल की तरफ आ गए हैं, यानी अब गेम चल रहा है, यानी कि अब एंगल की वजह से गेम होता है। अब स्लाइड को क्लोज कर देना, वापिस आ जाओ। ये सारे आर, थीटा और फाई के टर्म में ये सारे सर वो डिफाइन होते हैं। अब सब बताया जाएगा, उत्कर्ष टेंशन मत लो, धीरे धीरे। तो यानी कि एक आर से शेल नंबर पता चलेगा, और आर और थीटा दो चीजें मिलती है तो सबशेल पता चलता है। मेरे भाई सिर्फ सबशेल पता चलने से नहीं होगा, फिर एक फाई इन्वॉल्व होता है, फाई इन्वॉल्व होता है, थीटा और फाई दो चीजें और इन्वॉल्व होती है, थीटा और फाई। एक हुआ आर और थीटा इन्वॉल्व हुआ, यानी कि तुम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कुछ समझ सकते हो। एक आर से सिर्फ क्या पता चला? शेल पता चला। आर और थीटा मिलकर के एक सबशेल पता चला, और एक थीटा थीटा और फाई मिलकर के एक तीसरा चीज पता चलता है, यानी तीन चीजें पता चलती है। वो तीसरा चीज जो होता है वो ऑर्बिटल्स होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली मिलता है। यानी सिर्फ अकेले आर से या सिर्फ अकेले थीटा से या सिर्फ अकेले फाई से कुछ नहीं होने वाला है, ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट है, आर, थीटा और फाई। इससे पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम का नंबर का वैल्यू, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक का मतलब डायरेक्शन, ये सब डायरेक्शन ही है ना। थीटा एंगल वैंगल क्या है, इतने एंगल में चलना है 30 डिग्री में, डायरेक्शनल है। और याद करो मैग्नेट किस लिए काम आता था? नॉर्थ साउथ पोल देखने के लिए काम आता है। मेरे भाई वही सब कुछ कुछ गेम है। अच्छा, सबशेल्स के बारे में याद करो, सोमरफील्ड भी बता दिए थे हम लोग को। तो अब क्या चीज है, वैसे तो टोटल 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है, तो 3 तो यहां लिखा हुआ है, प्रिंसिपल, आजीमुथल और मैग्नेटिक। एक चौथा क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो श्रोडिंगर नहीं बता पाए थे। ये श्रोडिंगर नहीं बताए थे, जो नोट का पॉइंट नंबर 4 में लिखी गई है। तो ये नोट के पॉइंट्स है, ये महा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही बातें याद रखना है। अब एक एक चीज समझेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। अब तुम कहो सर ये 8 थीटा को आप भुला क्यों रहे? अरे इसे कल अगले क्लास में जानेंगे और डिटेल में। फटाफट इसे छापो जल्दी से, जल्दी जल्दी। सर ये समझ में आ गया सर कि हम लोग इक्वेशन कैसे डिराइव किए और सर कैसे कैसे अप्रोच किए सर, पर आर थीटा और सर उससे सबशेल और सेल कैसे जोड़ रहे हैं सर, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है सर। अगले क्लास में पता चल जाएगा, ठीक है प्रांशु? ओके सर। ये यस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इतना जल्दी समझ में आ जाएगा ऐसी बातें नहीं है। सर। सर फाई एंगल वही आर का है? एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में फाई एंगल है, यस सर यस। आर साइन थीटा का कंपोनेंट है वो। आपके लिए बस काम के पॉइंट्स हैं नोट वाले, नोट में जो लिखा गया है वही काम का है, उसके आगे मत समझने लगना ज्यादा, ठीक है? ध्यान रखना। हो गया, लिख लिए?
आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। नो सर। अब ये आर, थीटा और फाई के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगी। अब हम लोग इसकी तरफ शिफ्ट करते हैं। ये जो नए नए टर्मिनोलॉजीज आए, लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन अब करते हैं शुरुआत, ताकि इसको समझ में आ जाए, तब फिर बाकी चीजें समझ में आएगी। तो अब चलो देखते हैं क्वांटम नंबर्स, तो जल्दी जल्दी करेंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को पता करना है, क्वांटम, तुम्हें लग रहा हो क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो हम बताते हैं तुम्हें क्वांटम नंबर क्या होता है। जैसे मान लो कि तुम्हें, मान लो कि तुम कहीं बाहर गए हुए हो, या फिर कहीं पे बाहर हो, घर से बाहर हो, और तुम्हारे घर में बुक पड़ी हुई है, केमिस्ट्री की बुक पड़ी हुई है, या कोई बुक पड़ी हुई है जो तुम्हें चाहिए। तो तुम अपने फ्रेंड को या तुम अपने घर में किसी को कॉल करोगे, क्या बोलोगे? और या फिर अपने तुम फ्रेंड को मान लो कि बोलना है कि मेरे घर में जाकर के वो वाला किताब निकालो, ठीक है। तो वो तुम्हारे सबसे पहले क्या बताओगे से? सबसे पहले कि मेरे घर जाओ, मेरे घर जाओ, मेरे घर जाने के बाद मेरे रूम में जाना, मेरे रूम में जाने के बाद मेरा अलमीरा यानी बुक शेल्फ से बुक निकाल लेना। ऐसे ही बताओगे, उसे पूरा एड्रेस बताओगे कि यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट कहां पे रखा हुआ है, कहां पे पड़ा हुआ है, उसे पता करना है हमें। तो एटम्स तो पता है सबको कि शेल में होते हैं, सबको पता था, बोर्स को भी पता था ये बात। लेकिन शेल के अंदर में कहां पे, शेल में यानी कि शेल एक तरह का घर की तरह आपका काम किया। तो तुम बोल दो किसी को घर में मेरा बुक है, तो मेरे भाई तो बात सबको पता था कि घर में तुम्हारा बुक होगा। शेल में कहां पर? तो सब शेल में। ये बात सब हमें सोमरफील्ड ने बता चुकी थी, ठीक है, यानी रूम में। लेकिन सवाल है कि रूम में कहां पे? रूम में तो बहुत सारी चीजें हैं, रूम में कहां पर? तो बुक शेल्फ में होगी, अलमीरा में होगी। तो मेरे भाई उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होते हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी बुक शेल्फ के अंदर पे बुक मिलेंगे। जस्ट लाइक इससे एक क्लू मिल जाता है ये क्वांटम नंबर्स क्या है। तो क्वांटम नंबर्स हमें यही चीज बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ऑर्बिटल कहाँ पे होता है, सबशेल कहाँ पे होता है, ये सारी चीजों के बारे में ये नंबर्स से आइडिया देती है, नंबर्स है, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, तो मेरे भाई कितना चीजों, कितना नंबर्स का रिक्वायरमेंट होगी? शेल की होगी, सब शेल की होगी, ऑर्बिटल की होगी, और इलेक्ट्रॉन की होगी। यानी टोटल कितना? एक नंबर इसे, दो इसे, तीन इसे, चार, टोटल चार रिक्वायरमेंट होगी क्वांटम नंबर्स की, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन बता पाएंगे। तो कोई पूछेगा तुमसे नंबर ऑफ क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड टू फाइंड ऑर्बिटल, तो कोई बता सकता है क्या कितना क्वांटम नंबर्स हमको चाहिए, कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर चाहिए? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बता पाता है फास्ट। हाँ तन्मय, पांच कहां से लेते आया? सब गलत बोल रहा, अभी तक जितना लोग जवाब दिया। हाँ, अंजना से सही आ रहा है, अभिज्ञान का सही है, सत्यम का सही है, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पे ऑर्बिटल्स बताने के लिए एक ये टाइप का क्वांटम नंबर चाहिए, दूसरा टाइप का, ये तीसरा टाइप, तीसरा से तो ऑर्बिटल पता ही चल जाएगा। और पांच कैसे बोल रहा था तन्मय? मैक्सिमम तो चार ही होता है, तुम पांच कहां से लेते आया? कल हो गए बोल देगा एक दर्जन। अब आते हैं, अब बात करते हैं हम एक एक करके क्वांटम नंबर्स के बारे में। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। शेल को रिप्रेजेंट करने वाले क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर। और इसके बारे में कौन बताए थे ये हम लोग को? बोर्स बताए थे, याद करो, बोर्स हमें ये आइडिया दे दिए थे कि यहां पर शेल होते हैं और शेल के अंदर पे ही कुछ भी होगा। तो ये क्या क्या बताएगा? शेल से हमें क्या क्या पता चल जाता है? किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? जाहिर सी बात है, बहुत सारे शेल भी तो होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि शेल सिर्फ बोल देंगे, कोई बोल देगा घर में इलेक्ट्रॉन है। किसके घर में इलेक्ट्रॉन है? शेल, कौन सा शेल में इलेक्ट्रॉन है? अगर शेल नंबर पता चल गया तो याद करो, रेडियस के फॉर्मूला में एन स्क्वायर था, शेल का स्क्वायर था, शेल नंबर का स्क्वायर था। हमें रेडियस नहीं पता चल जाएगा, रेडियस बोले तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस पता चल जाएगा, याद करो, पता चल जाएगा। हमें एनर्जी भी पता चलेगा। अब कोई बोलेगा सर फॉर्मूला में जेड भी था, रहता था। अरे जेड तो एटम क्या था ना, प्रोटॉन्स का नंबर था, एटॉमिक नंबर था। तो अगर किसी फिक्स्ड एटम के लिए बात करेंगे तो वो शेल नंबर पर डिपेंड करेगा। यानी शेल नंबर पता है तो इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा किस शेल में है, कितना दूर में है, कितना एनर्जी होगा, ये भी तुम बता सकते हो। ये सब तुम लोग पढ़ करके आया है। वैसे एन का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है? जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है, इन्फिनिटी सेल्स हो सकते हैं। कुछ नाम से, लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, के एल एम एन ओ पी करते रहना, ये सब चीज, ठीक है। यहां से यहां तक जल्दी से 2 मिनट आपको मैक्सिमम टाइम है, 2 मिनट कॉपी करने के लिए। जल्दी से जल्दी कॉपी करो, फास्ट। जल्दी करो, टाइम नहीं मिलेगा। सर पर सर हम लोग को तो सर ये पता चला ना आखिरी में सर कि बोर का सर जो रेडियस वाला यूनिट था, मतलब फॉर्मूला था सर, वो तो गलत था। हाँ गलत था, हाँ। लेकिन सर फिर हम लोग रेडियस कैसे निकालेंगे सर एन स्क्वायर से? एन स्क्वायर से मतलब सर उसका रेडियस कैसे निकालेंगे सर? अरे मतलब एक के, अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो अपने पास में तो और कोई फॉर्मूला रेडियस का तो कोई दिया नहीं, फिर रेडियस निकालने में कोई फॉर्मूला तो दिया नहीं फिर उसके अलावा। तो अगर हम लोग को निकालना होगा रेडियस तो हम लोग तो हमेशा उसी को लगाएंगे ना, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो अपने को आएगा, तो अगर एन पता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका रेडियस इतना ही बताएंगे। किस फॉर्मूला से बताएंगे? तो हमेशा बोर्स के ही फॉर्मूला से बताएंगे, ठीक है। और किसी ने फॉर्मूला तो दिया नहीं, ठीक है। कोई देता तब फिर हम बोल देते कि हाँ एन पर नहीं, एन के अलावा और दूसरे क्वांटम नंबर्स पर भी डिपेंड करेगा। तो ऐसा बोल रहा उत्कर्ष कि हम लोगों को क्वांटम नंबर पढ़ा दिया गया है, क्या ये सच है क्या? यस यस सर। तन्मय भी। तो इस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, जब ज्यादा आप लोगों को डिस्कस हुआ है क्वांटम नंबर्स। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं इससे आगे हम लोग, ठीक है। तो ये लिख लिए होंगे आप लोग? हाँ लिख भी लिया, वेरी गुड। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बता देते हैं। किसी को ऐसा शक तो नहीं ना है कि जिसे नहीं पढ़ाया गया था? सबको को पढ़ाया गया है ना? कोई ऐसा जिसे नहीं पढ़ाया गया है? जल्दी से रिप्लाई करो। कोई रिप्लाई नहीं आया मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि सबको पढ़ा दिया गया है। चलो अब थोड़ा थोड़ा बस जल्दी जल्दी निकलेंगे, इसको करते हुए। ये सब जितना भी सारा चीज लिख रहे हैं, आइडिया क्या क्या मिलता है इससे, तो उसके बारे में। सेकेंड क्वांटम नंबर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी का नाम है सब्सिडियरी। सब्सिडियरी वर्ड आया सब्स्टिट्यूट से, क्योंकि सिर्फ शेल नंबर से काम नहीं चलेगा, हम लोग को उसका सब्स्टिट्यूट भी चाहिए। दूसरा चीज, ये एंगुलर फंक्शन पर भी डिपेंड करता है, तो इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। और ये सेकेंडरी, सेकेंड नंबर पे इसकी जरूरत पड़ती है तो सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और इसे एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एल, ठीक है। अब इसको देने वाले तो सबको पता है कि सॉमरफील्ड इसके बारे में सही बोले या गलत बोले, बोले तो यही थे ना कि सबशेल्स होती है। ये एल किसे बताती है? सबशेल्स को। किसको बताती है? सबशेल्स को। तो अब इसका मतलब कि किस सबशेल में एल एल पता रहेगा हमें, तो ये पता चल जाएगा कि किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दूसरा, सबशेल्स की भी एनर्जी होती है।
कैसे पता चलता है? ये आगे पता चलेगा जाकर के, ये N+L रूल एक होगा जिससे पता चलेगा सबशेल्स की एनर्जी। ठीक है, सबशेल्स की एनर्जी आगे पता चलेगा N+L रूल। और अगर हम बोलेंगे P सबशेल है या D सबशेल है तो उससे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स भी पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जब शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे वहां पे समझ आ जाएगा। तो अब जो K था, याद करो, जो आपका सोमरफील्ड में K आया था, N/K, मेजर एक्सिस बाई माइनर एक्सिस, तो वहां पर L का जो वैल्यू होता है K-1। तुम कहोगे सर K को ही क्यों नहीं बोल दिया गया सबशेल्स, K को ही क्यों नहीं बोल दिया गया सबशेल? तो नहीं, वो N और L का वैल्यू मैच कर जाता, तो थोड़ा सा उससे अलग करने के लिए L वर्ड किया गया और L को K से एक माइनस कर दिया गया। अब सिंस याद करो, N K का वैल्यू कहां से कहां तक होता था? 1 से N तक होता था। तो इसका मतलब L का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 0 से N-1। एक एक कम कर दो सब में से, 1 0 हो जाएगा, ये N-1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर L का वैल्यू 0 है, अगर L का वैल्यू 0 है तो उसका नाम होता, उस सबशेल का नाम होता S। 1 है तो P, L का वैल्यू 2 है तो D, 3 है तो F, S, P, D, F, G, H, इस तरीके से चलते रहता है। सवाल है कि ये सब क्यों, ऐसा क्यों नाम दिया गया? ये सब वर्ड ग्रीक वर्ड से, फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड से उठाया गया है। शार्प, एस, एस जो उठाया गया, शार्प वर्ड से उठाया गया है। पी प्रिंसिपल से उठाया गया है। डी डिफ्यूज्ड से उठाया गया है। एफ फंडामेंटल से उठाया गया है। जी जनरलाइज से उठाया गया। एच का अभी कोई बात नहीं किया गया, इसलिए डैश मार दिया है, इसका मतलब कुछ भी नहीं। और ये सब आपके आप लोग नोट किए हुए होंगे, तो इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक टर्म बात होती है, जब सबशेल्स की बात आ जाती है तो एक टर्म बात होती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये श्रोडिंगर का जब वेव इक्वेशन डिराइव होता है तो वहां पर से ये निकल करके आता है, जो कि हम लोग तो डिराइव मतलब कि उसका इक्वेशंस को सॉल्व नहीं किए, जो कि पॉसिबल नहीं है हम लोग सॉल्व करना, तो वहां पर से ये आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L×L+1 H/2π। H का भी वैल्यू पता है, 2π का भी वैल्यू पता है। L का, L क्या होगा? सबशेल्स पर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5D सबशेल है, 5D है। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं, आगे आप लोगों को वैसे पता होगा। ये 5 बताता है शेल नंबर, ये जो आगे वाला जो नंबर रहता है वो शेल नंबर बताता है, और ये D से पता चल जाता है सबशेल पता चल गया। तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो ये तो शेल नंबर है, हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए सबशेल का नंबर चाहिए। तो सिंस ये D है, क्या है? D सबशेल। तो D सबशेल के लिए S के लिए आता है 0, P के लिए आता है 1, D के लिए कितना आता है? L का वैल्यू 2 आता है। तो इसको 2 पुट कर दो, तो सिंपली है √6H/2π होगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उसे सॉल्व करके जवाब दे, आप उसे सॉल्व करके जल्दी से जवाब दे, फास्ट। गलत है आहान। और किसी का? सही से सॉल्व करो। सही आ रहा जवाब, बहुत लोगों का सही जवाब आया है। तो सिंस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? √3/2 H/π। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? L×L+1 H/2π। इसको इक्वेट कर दिए, पाई पाई गुड बाय, H कट जाएगा। तो सॉल्व कर दो मैथमेटिक्स से। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर L का वैल्यू या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो या फिर तुक्का लगाओ कि सिंस इसका एक होगा और उससे एक बड़ा नंबर होगा, L है तो L+1 है, तो इसको वैसा ही सोचो नंबर।
तो आसान है सोचना, 2 इंटू 3 सोच लेंगे तो इसका मतलब एल का वैल्यू 2 आएगा, और एल का वैल्यू 2 आएगा तो डी सब शेल होगा। ठीक है, या कोई बोलेगा एल प्लस 1 कितना होगा, 3 होगा, तो एल का वैल्यू 2 आएगा वहां पर से भी, तो डी सब शेल आएगा। सबको क्लियर है यहां तक, यस या नो? फटाफट जल्दी से बताओ तो, यहां तक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट तक सबको क्लियर है, यस या नो? यस, ठीक है, सबको क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रांशु, ठीक है, यस, सबको क्लियर है, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये सब का आपको नोट्स मिल जाएगा वैसे, ठीक है, आप लोग नोट्स में और अच्छे से देख लेना। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक में? सर हम लोग को अभी नहीं जानना है सर कि एंगुलर मोमेंटम क्या है सर, मतलब कौन कौन एंगुलर मोमेंटम? सर जो हम लोग एंगुलर मोमेंटम के सर जो फॉर्मूला निकाले, पर सर एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम क्या है अभी, मतलब सर नहीं 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 सबसे। नहीं, वो इवन हम भी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो सॉल्व होगा, ये वाला जो टर्म है, ये पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया था उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप उतना लेवल का, हाई लेवल का मैथमेटिक्स 12th तक आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्लास 12th तक आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशियल का डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का, इसको आप लोग नहीं सॉल्व कर सकते। ये तब सॉल्व कर सकते हैं जब बहुत हाई लेवल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप, ठीक है। हो सकता है आप इंजीनियरिंग में जाकर के सीख सके तो सीख जाइएगा, वहां पे सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सर मतलब सर वो एंगुलर सर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता क्या है सर हम लोग को, मतलब सर उस पे। वो जो ऑर्बिटल्स होंगे ना, तो वहां पे जैसे आप लोग फिजिक्स में मोमेंटम टर्म पढ़ते होंगे, मोमेंटम टर्म, तो उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन रुका नहीं रहेगा मेरे भाई, इसका भी कुछ ना कुछ, उसका भी कुछ ना कुछ रिवॉल्व चलेगा, वहां पर घूमता रहेगा, ठीक है। यस तो सर। उसी के बारे में एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। यस सर। अब जैसे, अब हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो ये तीसरा नंबर क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इसको दो साइंटिस्ट मिलकर के दिए थे, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जीमैन और लिंडे, ठीक है। तो ये सिंस एक डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट देता है, ये किसका कॉन्सेप्ट देता है, ऑर्बिटल्स का। और किस पर डिपेंड करता है, एल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जैसे आप लोग पढ़ते हो ना आई कैप जे कैप वेक्टर में, उसी तरीके से ये जेड कंपोनेंट होता है, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप होता है ना, किसका, तो ये जो एल होता है सबशेल्स का वैल्यू, उसका ही जेड कंपोनेंट होगा, तो एम इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। और सिंस कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से +m तक लाई करेगा, -1 से +1 तक लाई करेगा, तो m का मिनिमम वैल्यू जब cos थीटा -1 होगा तो -l आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू +l आ जाएगा, तो m का वैल्यू -l से +l तक लाई करता है, m का वैल्यू -l से +l तक लाई करता है। ये सब पता होगा आप लोग को अच्छे से। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर शेल नंबर 1 बात करें, तो शेल नंबर 1 में एल का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 पॉसिबल होगा। ये सब आपको पता है, इसलिए हम बहुत लाइटली निकाल रहे हैं सारी चीजों को, ज्यादा डिटेल में नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो एक ही सब शेल होगा, और m का वैल्यू सिंस -l से +l, तो दोनों केस में 0 ही आ जाएगा, -0 +0 वैसा होता नहीं है। शेल नंबर जब 2 होगा तो l का वैल्यू 0 से 8/1 तक लाई करता है, तो 0 भी होगा 1 भी होगा। इसका मतलब अगर शेल नंबर 1 है तो एक सब शेल है, शेल नंबर 2 है तो 2 सब शेल है, शेल नंबर 3 है तो कितना सब शेल्स होगा, 0 भी होगा 1 भी होगा 2 भी होगा, 3 सब शेल। यानी तुम्हें दिख रहा होगा नंबर ऑफ सब शेल्स निकालना है किसी एक शेल में, किसी एक शेल में निकालना है, तो जितना उसका शेल नंबर होगा उतना ही उसके अंदर पे सब शेल्स होते हैं, ये भी समझ आ गया होगा। और अगर m का वैल्यू निकालना है, तो अगर शेल नंबर 2 में l का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू 0 होगा, और l का वैल्यू 1 है, तो 3 वैल्यूज पॉसिबल होगा, -1 0 1। तो शेल नंबर 1 में कितने ऑर्बिटल आए, m क्या बताता है, ऑर्बिटल्स बताता है ना, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स।
तो ये ऑर्बिटल्स का नंबर ही बता देता है। ये ऑर्बिट मत समझ लेना, ऑर्बिटल से आगे लिखा हुआ है नीचे में, उस शॉर्ट में लिखा हुआ वैसा। तो एक ऑर्बिट मिला, कितना मिला? एक ऑर्बिटल मिला। यहाँ पे सेल नंबर 2 में कितना मिला? 1 + 3, 4 हो गया। शेल नंबर 3 में निकालेंगे तो ये सारे मिलेंगे, कितना हो गया? 9। इसका मतलब शेल नंबर 1 था तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी 1 हुए। शेल नंबर 2 है तो उसका स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4। शेल नंबर 3 है तो उसका स्क्वायर हो गया 9। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना इन ए पार्टिकुलर शेल में तो कितना होता है? उसका स्क्वायर के इक्वल होता है। और अगर सब शेल्स निकालना है किसी शेल में तो वो शेल नंबर के इक्वल होता है। तो यहां पर एक नोट का पॉइंट है, नोट का पॉइंट है, नंबर ऑफ सब शेल इन ए पार्टिकुलर शेल। किसी एक शेल में निकालना है तो n होगा, अभी जस्ट बताए शेल नंबर के इक्वल होगा। ऑर्बिटल्स निकालना है किसी पार्टिकुलर शेल में तो n स्क्वायर हो जाएगा, अभी जस्ट बताए। लेकिन अगर पार्टिकुलर सब शेल में निकालना है तो सिंस वैल्यू -l से +l तक लाई करता है तो एक में -l से +l, एक बीच में 0 भी आएगा तो 2l होगा और एक 0 के लिए +1 हो गया। देख लो भी जोड़ करके, जितना उसका सब शेल नंबर होगा उसमें क्या करना पड़ेगा? उसका दुगना करके +1 कर देना होगा। आगे एक बात पता चलेगा जो कि दूसरे साइंटिस्ट बताएंगे कि एक ऑर्बिटल के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आगे पता चलेगा, अभी नोट में लिख दिए हैं। तो यहां पे सारा बात चाहिए एक जगह पे लिखा जाए। तो पार्टिकुलर सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितना होगा उसका दुगना होगा। जाहिर सी बात है, एक ऑर्बिटल में 2 है तो जितना ऑर्बिटल्स होगा उतना दुगना होगा उसका। तो ऑर्बिटल्स पार्टिकुलर शेल में 2l+1 है, उसका दुगना कर दिया। पार्टिकुलर शेल में कितना ऑर्बिटल्स होता है? n², तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 2n² होगा। क्लियर है ये सारी चीजें? आगे बढ़ाए कि रुकना है? यहाँ पे कुछ नोट करना है आप लोगों को, कुछ नोट करना है या आगे बढ़े? जल्दी बोलो। आगे बढ़ने बोल दिया, चलो वेरी गुड, सब आता है सबको। अच्छा, सत्यम बोल रहा पीडीएफ से लिख लेंगे। हाँ, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत आसान काम है, ये सब आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। उत्कर्ष बोल रहा है बढ़ते चले, ठीक है, वेरी गुड उत्कर्ष, ठीक है। तो ये 3 क्वांटम नंबर्स हो गए, ये चौथा क्वांटम नंबर है मेरे भाई, है ना। चौथा क्वांटम नंबर क्या चीज है? याद करो, जो एसएसटी में आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे ना कि जो अर्थ होता है, अर्थ जो होता है वो सन के अराउंड घूमते रहता है। आप लोग कि अर्थ जो होता है सन के अराउंड सोलर ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें भी उस सोलर ऑर्बिट्स पे घूमते रहता है। और एक बात और भी पढ़ते हैं कि अर्थ जब घूमता है तो रात दिन होता है ना। तो इसका मतलब अर्थ एक ऑर्बिट पे घूमता है और एक अपने एक्सिस के अबाउट जब घूमता है तो रात दिन होता है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होते हैं? ऑर्बिट्स पे घूमते हैं, और ऑर्बिट्स पे घूमते के साथ अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमते हैं। अब ये एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, वो क्लॉकवाइज घूम सकता है, और मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो दिस डिफरेंशिएट्स द 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। यानी कि अगर एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तो दोनों को अलग कर देता है। ये कौन बताए? सारे रूल्स पर बेस्ड है, ठीक है, रूल्स पर बेस्ड है, इसका कोई थ्योरी नहीं है। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। यानी अगर एक ऐसा सिंबल दिया जाता है और एक ऐसा दिया जाता है, बुक्स में इसे ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है और इसे ऐसे लिखा जाता है, तो मतलब सेम है सबका, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे तुम लिख देना, ठीक है। तो अगर हम प्लस, जैसे क्लॉकवाइज को अगर तुम +½ दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज को -½ देना पड़ेगा। तुम कहोगे सर वैल्यू कहां से आया +½ -½ रूल्स पर बेस्ड है, तुमको मन होता तो कुछ और भी दे सकते थे इसके वैल्यूज। इसको डिफरेंशिएट करना है, जैसे ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आगे पता चलेगा जब एल एन एल एम सब वैल्यू लिख रहे होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए
इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए जरूरत पड़ेगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, इसीलिए तो क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आया कि क्वांटम नंबर से हम चारों इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। मतलब कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम के अंदर में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। तो स्पिन्स जो है क्लॉकवाइज को अगर प्लस हाफ देते हो तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ बताया गया देने के लिए। तुम चाहो तो उल्टा दे सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस हाफ दो, उसको माइनस हाफ दो। तो अगर ऐसे वाले को हम लोग रिप्रेजेंट करते इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को, तो अगर इसको प्लस हाफ दे सकते हो, माइनस भी दे सकते हो। सिमिलरली इसको भी प्लस हाफ, इसको भी माइनस हाफ दे सकते हो। लेकिन अगर तुम इसे प्लस हाफ दिए तब इसे प्लस हाफ नहीं दे सकते हो, यही रूल है। क्या देना पड़ेगा? माइनस हाफ। और अगर इसे माइनस हाफ दिए तो इसे क्या देना पड़ेगा? प्लस हाफ। ठीक है, कुछ भी देने का मन करे दे देना आराम से, जो कॉन्सेप्ट दिए समझ आ गए, रूल्स पर बेस्ड है। यहां पे एक चीज और आता है, एस, एस निकालना। हाँ, एस जो होता है ये सम ऑफ स्पिन, जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है ये आगे पता चलेगा। एमएस से रिप्रेजेंट, हाँ स्पिन क्वांटम नंबर को एमएस से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत लोग स्मॉल एस से भी रिप्रेजेंट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैपिटल एस जो होता है वो सम ऑफ स्पिन्स होता है, जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है ये सब सिखाएंगे आगे, अभी सिर्फ देख लो। और एक टर्म आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये सारी चीजें। ये कितना होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1, मतलब जो s आएगा उससे दुगना करना है प्लस 1। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आता है यहाँ पे जिस तरीके से L इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई आया था, उसी तरीके से यहाँ पर S इंटू एस प्लस वन एच बाई टू पाई आता है। ठीक है, तो मेरे भाई हम कुछ एग्जांपल्स तुम्हें दिखलाना चाहते हैं, उससे ज्यादा अच्छा से क्लैरिटी आएगी, सारी चीजें धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वैसे तुम्हें सब आता है, हमें पता है। अगर फॉर एग्जांपल L का वैल्यू 0 है तो M का वैल्यू फिक्स्ड हो गया कि 0 ही होगा। मत कह देना कि सर M का वैल्यू कुछ और भी हो सकता है, नहीं। M का वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक लाई करता है, तो L का वैल्यू 0 तो M का वैल्यू क्या होगा? 0। तो और तुम्हें पता है कि S सबशेल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? S सबशेल बोला जाएगा उसे। ठीक है, तो अब ये S सबशेल है, ये क्या बताया? एक ऑर्बिटल होगा, तो उसका ऑर्बिटल का नाम क्या देंगे? p ऑर्बिटल। L सबशेल को बता रहा है, M ऑर्बिटल को बता रहा है। S सबशेल के अंदर पे जो ऑर्बिटल होंगे उसे उसी सबशेल का ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, L इज इक्वल टू 1 है तो ये p सबशेल होगा। अब p सबशेल के अंदर में 3 p ऑर्बिटल्स मिलेंगे। क्यों? L का वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक लाई करेगा, तो इसके अंदर में ऐसा नहीं कि -1 वाले को जेड ऑर्बिटल बोल देंगे, नहीं। जिस सबशेल का ऑर्बिटल है उसी सबशेल का नाम के दे करके उसको ऑर्बिटल बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये एस सबशेल का ऑर्बिटल मिला, तो इसे ऑर्बिटल को हम लोग इस तरीके से बॉक्स से बनाते हैं, बॉक्स से बनाते हैं। तो क्या बोलेंगे? एस ऑर्बिटल। यहाँ पे एम का वैल्यू ऊपर में लिख रहे हैं, एल का वैल्यू 1 है तो 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, सारे के सारे p ऑर्बिटल्स है, -1 0 +1। इन लोगों का नाम है, एक का px py pz। तुम कहोगे सर हम 0 वाले को px दे दो, कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता ये आगे पता चलेगा। पीछे वाला कह रहा सब चीज को तो बोल रहे आप आगे पता चलेगा। हाँ मेरे भाई यही तो है क्वांटम मैकेनिक्स, एक जगह पे सब नहीं क्लियर होता है। तो किसी को भी हम px py pz दे सकते हैं। अगर आप नाम सुने होंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे को ऑर्बिटल्स बोलेंगे। p ऑर्बिटल ये भी है, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी। ये px और डिटेल में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? px है, ये py है, ये pz है। सिमिलरली l इज इक्वल टू 2 है, तो ये इसका वैल्यूज 5 वैल्यूज पॉसिबल है, पांचों लिख दिए। ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं dxy dxz dyz dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम नीचे भी करके लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सब बोल सकते हो कि जिस एक्सिस के अराउंड बना हुआ है उसके बेसिस पर नाम लिखा गया है। ठीक है, हाँ ये -2 से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि dxy है तो -2 ही देंगे, नहीं। dxy को तुम +1 भी दे सकते हो, dxy को 0 भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ये एग्जांपल नंबर 2 से ज्यादा क्लैरिटी आएगी तुम्हें। एग्जांपल नंबर 2 देखो, ये ज्यादा क्लियर कर देगा आपको। अब यहां पर से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
जैसे तुम्हें बोला गया है n का वैल्यू निकालना है, l का m का निकालना है, n l m यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम, स्पिन नहीं, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज निकालने। किसके निकालने हैं? 3dxy के और 3d(z²) के निकालने। तो हम तुम्हें बताए थे ये जो 3 होता है ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। शेल नंबर मतलब कहे तो n किसको रिप्रेजेंट करेगा? n। तो दोनों के लिए n का वैल्यू क्या हो गया? 3। दोनों का n का वैल्यू कितना है? 3 है। l सबशेल्स को तो d सबशेल ये भी है, ये भी d सबशेल का है ना, 3d है, ये भी 3d है। तो d के लिए l का वैल्यू कितना होगा? 2 2। देखो अब है m का वैल्यूज। तो सिंस d में m का वैल्यूज 5 पॉसिबल वैल्यूज है, अब कौन सा वैल्यू दे? तो मेरे भाई कोई भी वैल्यू दे सकते हो पांचों में, एनी वन यहाँ पे एनी वन। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है मेरे भाई, गलती होते हुए हम बहुत लोगों को देखे हैं, यहां पर से भी क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी पांचों में से कोई एक वैल्यू दे देना है। हमें मन किया अभी -1 देने का, तुम्हें मन किया 0 देने का तो 0 दे देना, जो मन करे। लेकिन जब दूसरे वाले के लिए m का वैल्यू लिख रहे हो तो सिंस तुम 5 में से एक दे चुके हो तो बाकी 4 में से लिखना पड़ेगा किसी का। तो अभी मन किया हमें +2 लिखने का, यानी अगर कोई 3d का और लिखोगे तो मेरे भाई रिमेनिंग 3 से लिखना पड़ेगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यस या नो बताओ हमें। ये बहुत महा इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब में बहुत लोग गलती कर देते हैं कि सर नहीं, अगर आप dxy लिखे हैं तो इसका वैल्यू -2 ही होगा। नहीं, कुछ भी हो सकता है पांचों में से। कौन सा गौरव? बाकी लोग बताओ, क्लियर है कि नहीं? बाकी लोग बताओ। और बस यही 2 4 स्टूडेंट हमें चैट में रिप्लाई करता है। हाँ, उत्कर्ष बोला बुझा गया सर, वेरी गुड उत्कर्ष। ठीक है, क्लियर है सबको, वेरी गुड। एक गौरव को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो m का वैल्यू याद रखना, m को ऐसा नहीं है कि हम dxy को ही -2 देंगे। हाँ, अच्छा लगता है dxy पहले लिखने में इसलिए लिख दिए हैं। तुम्हें अगर अच्छा लगता है बाद में लिखने का, बाद में लिख देना। ये पांचों में से अगर 3dxy लिख रहे तो पांचों में m का वैल्यू किसी को भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पांचों में से। लेकिन सिंस तुम 3dxy को एक वैल्यू दे दिए तो मेरे भाई एक किसी को मिल गया, मान लो ये मेरा मिल गया, तो अब तुम बाकी दूसरे को दोगे तो ये 4 ही ना अवेलेबल है। मान लो तुमको बेंच में बैठाना है या चेयर लगा हुआ है, 5 चेयर लगा हुआ है, तुम्हें 2 लोगों को बैठाना है तो पहले वाले को कहीं भी बैठा सकते हो, कोई भी ले लो एक। लेकिन जब दूसरे एक को बैठा दोगे तो जब दूसरे को बैठाना है तो बाकी 4 में से ही ना बैठा सकते हो। तो मेरे भाई वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना अच्छे से। यहाँ पे बहुत लोग गलत करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। विच ऑफ, अरे तो आंसर ही लिखा हुआ तुमको दिख जाएगा तुरंत, तुम देख भी लिया होगा तब तक। तुम लोग हो बहुत बदमाश। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट एग्जिस्ट, अरे आंसर भी तो लिखा ही हुआ सामने, टिक किया हुआ है, क्या ही छुपाने से फायदा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट एग्जिस्ट, तो सिंस n का वैल्यू ऑलवेज l से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि याद करो l का वैल्यू 0 से n-1 तक होता है। l का वैल्यू n के इक्वल नहीं हो सकता है। n का वैल्यू l के इक्वल नहीं हो सकता है। तो n का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? l से बड़ा होगा। तो इसमें n का वैल्यू कितना है? 3। n का वैल्यू कितना है? 3। l का वैल्यू 2 है। मेरे भाई ये पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट करेगा? इसमें l का वैल्यू भी 2 है और शेल नंबर 2 है। मेरे भाई पॉसिबल, इक्वल नहीं हो सकता है। n और l इक्वल नहीं हो सकता है। 2p एग्जिस्ट कर जाएगा, 4f कर जाएगा। देख लो अच्छे से। हाँ, उत्कर्ष बोल रहा है कि सर असंभव है 2d। हाँ मेरे भाई, क्योंकि n और l का वैल्यू इक्वल हो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? प्रांशु समझ आ रहा है? यस यस सर, समझ में आ रहा है सर।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये सब पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, देख लेना अच्छे से। हाँ, ये महा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इसे मत भूल जाना, इसे भूल गया तो पेपर में मार्क्स भूल जाना। डीजेनरेट ऑर्बिटल, सवाल है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं। तो अगर ऑर्बिटल्स के एनर्जी सेम होंगे, ऑर्बिटल्स के अगर एनर्जी सेम होंगे तो उसे डीजेनरेट कहते हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, डीजेनरेट का हिंदी मीनिंग कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ भी आपके सामने में, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन तुम कहोगे सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये डीजेनरेट है या नहीं है, तो मेरे भाई उसके नीचे लिखा गया है आपको कि डीजेनरेसी पहचानने के लिए एन का वैल्यू एल का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि सर जितना एन का वैल्यू होगा उतना ही एल का होगा। मेरे भाई कभी ऐसा हो सकता है कि एन इक्वल टू एल हो जाए? नहीं हो सकता। हम बोलना ये चाहते हैं कि अगर दो ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट अगर बोलना चाहोगे तो तब बोल सकते हो जब दोनों का एन का वैल्यू सेम होगा, जब दोनों का एल का वैल्यू सेम होगा। तो तुम्हें एग्जांपल नंबर 4 से हम समझाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3dy(z) और 3dx² - y², क्या ये डीजेनरेट है पता चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन का वैल्यू पता करो, 3 है, एल का वैल्यू पता करो, यहां पे एन का वैल्यू पता करो, एल का वैल्यू पता करो। डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, डी था तो एल का वैल्यू 2, तो सिंस एन का वैल्यू भी सेम हुआ दोनों का, एल का वैल्यू भी सेम हुआ, तो यस अगर एन और एल का वैल्यू सेम हो जाएगा तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाएगा। लेकिन सवाल ये है सर एक ही सब शेल का दो अलग अलग ऑर्बिटल, अलग अलग ऑर्बिटल हो जाएगा ना, क्या चीज डीजेनरेट? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है उत्कर्ष। एक ही सबशेल का सारे ऑर्बिटल तुम जी जनरेट बोल दोगे तो कोई गारंटी नहीं है। देखो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, लाइक तुम ऐसा ही बोल सकते हो पी ऑर्बिटल है तो 2p 3p कभी डी जनरेट नहीं होगा। और अगर तुम बोल रहे हो ऐसा कि 2px और 2py और 2pz ये हमेशा डी जनरेट होगा, नहीं, ऐसा कोई मस्ट नहीं है, मस्ट नहीं है कि डी जनरेट होगा ही। लिखा हुआ है नीचे, उसके लिए लिखा गया है देयर डीजेनरेसी इज रिटेन्ड अंटिल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेम। यानी ये डीजेनरेट तब तक ही होंगे जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया गया हो। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगा देते हैं, जो कि आपको बताए थे कौन, जीमैन और स्टार्क इफेक्ट, याद करो स्टार्क और जीमैन बताए थे हम लोग को कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या होते हैं, जो वेव्स निकलते हैं, जो उसके रेडिएशन के एनर्जी होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं। याद आया कुछ? तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन्स भी वेव्स है, इसके भी स्प्लिटिंग हो जाएंगे। और ये आपको चैप्टर नंबर क्लास 12 में एक चैप्टर में पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, क्लास 12th में ये पढ़ना है, स्प्लिटिंग होगा वहां पे अप्लाई किया जाएगा, स्प्लिटिंग चलेगा वहां पर, यानी कि यही दोनों को स्प्लिट कर देंगे हम लोग, इन लोग दोनों को स्प्लिट कर देंगे, ये लोग दोनों नॉन डीजेनरेट हो जाएंगे। कब? जब हम बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज कर देंगे तो इसका डीजेनरेसी ब्रेक कर जाता है। तो महा इंपॉर्टेंट चीज है, डीजेनरेट तभी कहे जाएंगे जब एन और एल का वैल्यू सेम हो और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। हाँ तुम एक्सटर्नल लगा दो, तुम एक्सटर्नल लगा दो लेकिन उसे वेरी मत करो, तब भी डीजेनरेट रह जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, यस या नो? यस या नो? हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो इससे सर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर सर लेकिन अगर सर हम लोग सेम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तब वो लोग का सर डीजेनरेसी रिटेन रहेगा ना सर? हाँ हाँ, तब तक डीजेनरेसी रिटेन रहेगा। सर ठीक पर है, सर ऐसा वैरी हम नहीं लोग कर करवाना, पाएंगे सर? वैरी नहीं करवाना। ये हाँ सर हाँ। मतलब सर हम लोग ऐसा कर पाएंगे सर कि सर एक एटम में
मतलब सर एक सब देखो शेल के ये मतलब ये सर। ये तुम जो बात कर रहे हो एक्सपेरिमेंटली बात कर रहे हो, तो मेरे भाई तो हम भी एक्सपेरिमेंट खुद नहीं किए हुए हैं। जो एक्सपेरिमेंट करेगा वही समझ सकता है इस चीज को। ठीक है, हम लोग ऑन पेपर सारी बातें कर रहे हैं, बस यही समझो। अब जब रियल मायने में ऐसा हो पाएगा कि नहीं कि हम कांस्टेंट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, या वेरी हो जाता, तो वो तो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल। अगर शेल नंबर 3 में बात करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो शेल नंबर 3 में कौन कौन होंगे? एल का वैल्यू 0 पॉसिबल है, एल का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 2। एल का वैल्यू जब 0 होगा तो एक ऑर्बिटल होंगे, एल का वैल्यू 1 होगा तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, एल का वैल्यू 2 होगा तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो डी जनरेट कितना हो गया मेरे भाई? मैक्सिमम तुम्हें बताना था तो 5। बहुत लोग क्या करता है, 5 3 8 और एक 9, 9 जोड़ देगा। नहीं मेरे भाई, एन और एल का वैल्यू वेरी कर देगा। एन और एल इसको जोड़ दोगे तो एन और एल इसका ये ले लिए तुम, तब फिर तुम इसको कैसे ले सकते हो? इसके लिए तो एन और एल का वैल्यू बदल जाएगा, तो इसको तुम कैसे काउंट कर दिए? जोड़ तो नहीं सकते है ना। तो तुम हमें बताओ फोर्थ शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं? फोर्थ शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं? हाँ सत्यम सही है, प्रतीक का भी सही है, हर्षित का भी सही है, शशांक का भी सही है। हाँ सबका सही है, वेरी गुड। जाहिर सी बात है एल इक्वल टू 3 भी आ जाएगा। तो ऑर्बिटल सारे डी, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम रखे हुए हैं। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग अपने मन से मान लेंगे कि वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। ये कुछ क्वेश्चंस, टाइम ऑलरेडी हो चला है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस है, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस है। अगले क्लास में हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल से पढ़ाई करेंगे, अगले क्लास में शेप ऑफ ऑर्बिटल से पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इस पे सर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हुआ तो ओ, तुमसे क्या पूछा गया है? ऑर्बिटल्स। तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछा गया है आयुष, तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछा गया है, तुम्हें ऑर्बिटल्स पूछा गया है। ठीक है, सर एक्चुअली सर जब आप आंसर बता रहे थे सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। क्या 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 क्या? सर जब आप मेरा डाउट बता रहे थे सर तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। सर तो सुन नहीं पाया सर मैं। वो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा ना, एक्सपेरिमेंट हम लोग कहाँ कर सकते हैं यहाँ पे, समझे प्रांशु? यस कि सर अगर हम मतलब सर। यस सर मतलब ऑन सर पेपर मेरा तो यही बोल। बात करते हैं हम लोग कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखे हुए हैं तो उसका डीजेनरेसी रिटेन्ड रहेगा। यस सर सर मतलब मेरा बोलने का मतलब था ना कि सर हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं सर कि मतलब एक ही मतलब सर एक ही एटम का सर एक ही शेल का सब शेल का ऑर्बिटल में दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो जाए मतलब सर। दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और सर एक ही मैग्नेटिक। एटम के अंदर। यस सर। तो अब ये तो अब चेक करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करके। वैसे अगर बात करें तो एटम्स का साइज बहुत छोटा होता है, तो तुम कितना चेंज कर सकते हो एक ही एटम के अंदर पे? एक ही एटम में कितना चेंज कर सकते हो? ये तन्मय कह रहा है 22 है, ये क्यों ऐसा कह रहा है इतना जल्दी? हम तो अभी नहीं बोले हैं कुछ। हाँ आयुष बोल रहा है, हम वो आयुष वो हाइड्रोजन आइटम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अलग होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अलग होगा। वो N+L रूल आप जान रहे हैं, उसमें N रूल चलता है आयुष, वो अगले क्लास में बात होगी वो सारे। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का अलग चलता है N+L, वहां पे रिपल्शन नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देंगे, 3 4 क्वेश्चन है उसके आगे का, वो आपको हम पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे, वो आप लोग बना लीजिए घर में। अगले क्लास में उसके आगे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
वो बात करने को देखो जो तुम पूछ रहा है ना आयुष, और यहाँ पर है दिखला दे तुम्हें, देखो ये वाला जो तुम पूछ रहा है डीजेनरेट ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे आयुष, तो ये आएगा अगले क्लास में आएगा, टेंशन मतलब वक्त के साथ सब बताया जाता है यहाँ पे, कोई चीज छोड़ा नहीं जाता है।